नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। 4 दिन का अंतराल हो चुका है और पुनः हम अपने नयों की चर्चा में जुड़ जाते हैं। चर्चा में पुनः आने से पूर्व हम एक बार अभी तक जितने भी विषय को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, एक बार उसको दोहरा देते हैं ताकि थोड़ा सा समझने में आसानी रहेगी। सर्वप्रथम तो हमने जानने के अनेक साधन देखे थे। जानने के अनेक साधनों में हमने देखा कि निक्षेप के द्वारा वस्तु को जाना जा सकता है, प्रमाणनय के द्वारा जाना जा सकता है, क्या है वो सत्संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, कालांतर, भावाल्प, बहुत्व विस्तार रुचि के जीवों के लिए बताए गए हैं। तो इनके माध्यम से किसी भी वस्तु को जाना जा सकता है। हम प्रमाण और नय के प्रकरण में जुड़ चुके थे क्योंकि वो हमारा मुख्य विषय था। प्रमाण एक ऐसा ज्ञान जो संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है। मतलब जब भी वो किसी वस्तु का ज्ञान करेगा तो संपूर्ण वस्तु का ज्ञान करेगा, और नय उस पूरे वस्तु में से किसी एक अंश को मुख्य करता है। हमने उसमें परिभाषा क्या देखी थी? नय की परिभाषा क्या देखी थी? प्रमाण प्रकाशितार्थ विशेष प्ररूपको नयः। इसमें दोनों प्रमाण की भी बात आ जाती है, नय की भी बात आ जाती है। प्रमाण प्रकाशितार्थ मतलब प्रमाण के द्वारा ग्रहण किए हुए वस्तु में या प्रकाशित किए हुए वस्तु में, जाने हुए वस्तु में विशेष प्ररूपको नय, जो विशेष प्ररूपणा करता है या उसके किसी एक अंश विशेष को मुख्य करता है, उसे नय कहते हैं। इससे हमने एक और बात सिद्ध की थी। क्या? नय की प्रवृत्ति से पहले प्रमाण की प्रवृत्ति होगी। मतलब पहले प्रमाण, बाद में ही नय की प्रवृत्ति। ये हमने देखा। क्योंकि बिना वस्तु को जाने उसके अंश को कैसे जानेंगे? बराबर। मुझे एक घर के बारे में, घर के कमरों के बारे में जानना है। अरे कमरों के बारे में जानने से पहले घर कहाँ है, क्या है, कैसा है, ये तो जानना पड़ेगा ना। तो घर को जाने बिना उसके कमरों का ज्ञान नहीं हो सकता है। एक एग्जाम्पल था। मुझे महाराष्ट्र आदि राज्यों का ज्ञान करना है। अरे सबसे पहले वे कहाँ पर है ऐसे भारत का ज्ञान तो हो, उसके बाद तुम्हें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, एमपी आदि का ज्ञान होगा। ठीक है। नय की हमने फिर और कई सारी परिभाषाएं देखी थी। श्रुतोर विकल्पा नया, ज्ञातुर अभिप्रायो नया, और क्या था? वक्तुर अभिप्रायो नया, अनिराकृत प्रतिपक्षो, ज्ञातुर अभिप्राय नया। ये सब परिभाषाएं हमने देखी थी। मतलब जो प्रतिपक्ष का निराकरण तो नहीं करता, उसे गौण मात्र करता है, इसे नय कहते हैं। और सापेक्षा नया मिथ्या, निरपेक्षा नया मिथ्या, सापेक्षा वस्तु तीर्थकृत। मतलब सापेक्ष नय निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं और सापेक्ष नय सम्यक होते हैं। आपका माइक चालू है। सापेक्ष नय मतलब वो जानता है कि मैं जिस विषय का अभी बखान कर रहा हूं उसका एक परस्पर विरोधी धर्म युगल उसके साथ जरूर बना हुआ है। जब भी मैं कहता हूं कि जीव है, तब उसमें यह बात बिल्कुल छिपी हुई है कि जीव अजीव नहीं है। मैं अस्तित्व की तरफ से बात कर रहा हूं तो नास्तित्व वहां पर छुपा हुआ है, उसके साथ जरूर बना हुआ है। बराबर। कहने की बात मेरी इतनी है कि सापेक्ष, सम्यक नय हमेशा सापेक्ष हुआ करते हैं। फिर श्रुत और विकल्प नया के अंतर्गत हमने एक बात, मतलब एक प्रश्न के ऊपर विचार किया था कि श्रुत के ही
विकल्प को नए क्यों कहते हैं? अन्य ज्ञानों के विकल्प को नए क्यों नहीं कहते? तो कहा था कि देखो, केवल ज्ञान में तो मुख्य गौण की कोई व्यवस्था होती है नहीं, तो और नए ये किसी अंश विशेष को मुख्य करता है। तो जब मुख्य गौण की व्यवस्था ही नहीं है, किसी एक विषय को आगे करने की बात ही नहीं है, तो नए की प्रवृत्ति केवल ज्ञान में नहीं पाई जाती। मन परे ज्ञान और अवधि ज्ञान ये भले ही सीमित विषय को जानते हैं, परंतु जितना जानते हैं, स्पष्ट जानते हैं, एक देश प्रत्यक्ष है। और एक देश प्रत्यक्ष होने के कारण, अस्पष्टता नहीं होने के कारण, मतलब उनके जानने में अस्पष्टता नहीं होने के कारण उनमें भी नए नहीं लगते। मति ज्ञान भी जितना जानता है, प्रत्यक्ष जानता है, इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तता है, इसीलिए उसके ज्ञान को भी हमने किसी अपेक्षा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कह दिया था, अतः उसमें भी नए नहीं लगते। प्रश्न उपस्थित होगा, मति ज्ञान मन के द्वारा भी तो प्रवृत्त होता है, तो मति ज्ञान मन के द्वारा जब भी प्रवृत्त होता है तब ज्यादा काल तक नहीं टिक पाता है, वो अपना काम सीधे से श्रुत ज्ञान को हैंड ओवर कर देता है। मतलब मति ज्ञान की मन द्वारा ज्यादा देर तक प्रवृत्ति नहीं हुआ करती है, इसलिए श्रुत ज्ञान में नए लगते हैं, क्योंकि उसमें अस्पष्टता बनी रहती है। बाकी मति ज्ञान जो है वो मात्र वर्तमान ग्राही है, वो भूत और भविष्य ग्राही नहीं हुआ करता। जबकि भूत और भविष्य काल का किसी भी प्रकार से अगर विकल्प होना होगा कि मैं आगे कैसे होऊंगा, मैं कल के दिन कहाँ होऊंगा, या 2-3 दिन में पहले कहाँ था, तो ये सब बातें ना मति ज्ञान में नहीं हो सकती है, ये श्रुत ज्ञान में ही होती है। और श्रुत ज्ञान में अस्पष्टता बनने के कारण उसमें जानने की और विशेष विशेष इच्छा होती है, इसीलिए श्रुत ज्ञान ही में नए लगते हैं। ठीक है, एक प्रश्न हमने देखा था, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, अगर इसकी चर्चा की होगी तो मुझे तुरंत इशारा कर देना। नए प्रमाण है या अप्रमाण, इसकी चर्चा की है क्या? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। नए प्रमाण है या अप्रमाण? नहीं हुई है ना। चलिए अभी चर्चा करते हैं, मैं उस पॉइंट स्किप हो गया, ये महत्वपूर्ण है। नए प्रमाण ग्रंथों में प्रश्न उपस्थित किया, नए प्रमाण है या अप्रमाण है? ठीक है, उत्तर क्या दिया होगा? मतलब अपन एक एक करके मान के चलते। लेट्स अज्यूम नए इज प्रमाण, नए मतलब प्रमाण होता है, ऐसा हम मान के चलते हैं। अगर ऐसा मानेंगे तो क्या दिक्कत होगी? अगर नए और प्रमाण में एक ही है तो दो अलग अलग शब्द क्यों दिए? दो भिन्न भिन्न साधन क्यों बताए? प्रमाण और नए जब दो अलग अलग है, सेम ही है, तो अलग अलग शब्द, अलग अलग साधन क्यों बताए? एक नए और प्रमाण में कुछ फर्क ही नहीं बनेगा। और यदि नए को प्रमाण नहीं मानते हैं, नए को अप्रमाण मानते हैं, तो अप्रमाणों के समूह को प्रमाण कैसे कहा जा सकता है? मुझे बताइए, प्रमाण क्या है? सापेक्ष नयों का समूह है, बराबर? हाँ या ना? नए यह सापेक्ष नय, एक्सट्रीमली सॉरी, प्रमाण यह सापेक्ष नयों का समूह है। अब अगर हम कहते हैं कि नए यह अप्रमाण है, तो अप्रमाणों के समूह से हम प्रमाण कैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आम के पेड़ों से लेकर के आम्रवन बनेगा, मौसमी क्या ले, सेब के पेड़ से आम्रवन थोड़ी ना बनेगा, बराबर है। देखिए, इसके लिए आचार्य ने उदाहरण दिए हैं। समुद्र में से एक बूंद उठाइए, ठीक है, इमेजिन कीजिए, प्रैक्टिकली अपन इमेजिन कर रहे हैं। समुद्र में से एक बूंद उठाई, प्रश्न है मेरा, अब मुझे सिर्फ इतना जवाब देना, प्रमाण है या अप्रमाण, मतलब
वो बूंद सागर है या असागर। अगर सागर कहेंगे तो क्या दिक्कत, असागर कहेंगे तो क्या दिक्कत? सागर कहेंगे तो बिंदु ऐसे नाम क्यों दिया? बराबर। और और अगर असागर कहेंगे तो है तो सागर का ही अंश, तो असागर कैसे कहेंगे उसको? नहीं, वैसा नहीं। अगर असागर कहेंगे तो असागरों के समूह को सागर कैसे कहा जा सकता है? बराबर। और एक और बात, जो पहला मुद्दा था ना अपना, कि यदि बूंद इज इक्वल टू सागर, बूंद इज इक्वल टू सागर ऐसा मानते हैं, तो दूसरी आपत्ति ये भी आएगी, ये जो सागर दिख रहा है ना, इसे हमें कहना होगा अनंत सागरों का समूह। हम उसे मात्र सागर नहीं कह पाएंगे, अनंत सागरों का समूह कहना पड़ेगा, जो कि युक्ति संगत नहीं लगती है। इसीलिए एक और उदाहरण, पत्ता किसी पेड़ से निकला। प्रश्न है मेरा, वो पत्ता पेड़ है या अपेड़? निकला नहीं, मान के चलिए पेड़ पर ही लगा है, पेड़ पर ही लगा है, तो पत्ता पेड़ है या अपेड़? फिर से वही दिक्कतें होंगी। अगर पेड़ कहेंगे तो हमें उस वृक्ष को पेड़ों का समूह ऐसा कहना पड़ेगा, और फिर भले आदमी दो अलग अलग बातें ही क्यों बताई। तथा अपेड़ ऐसी संज्ञा हम उस पत्ते को देते हैं, तो अपेड़ों का समूह, ये पेड़ कैसे बन सकता है? ये कितने जन समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अच्छे से समझ रहे हैं? हाँ, मतलब कम ज्यादा नहीं, प्रॉपर समझ रहे हैं। जी भैया जी। ओके, तो बात ऐसी आई, आचार्य ने समाधान दिया कि नय ना तो प्रमाण है न ही अप्रमाण है। बोलिए, नय यह तो प्रमाण का अंश है। एक मिनट में आपको पढ़ करके ही दिखाता हूं। वहां पर ये परम भावन प्रकाशक नए चक्र आपके पास होगा ना, तो ले लीजिए। इसमें पेज नंबर 1 मिनट। हाँ, नहीं कितने, हाँ देखिए, पेज नंबर 29 पर आइए। अपन इसमें से थोड़ा ना शायद एक हाथ 1.5 पेज पढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरा प्रकरण पठनीय है, और जितना अपन पढ़े, जितना अभी अपन समझ चुके हैं, उसको अच्छे से यहाँ पर इन्होंने शाब्दिक रचना की है। देखिए, स्टार्टिंग से ही पढ़ेंगे। वस्तु स्वरूप के अधिगम एवं प्रतिपादन में नयों का प्रयोग जैन दर्शन की मौलिक विशेषता है। अन्य दर्शनों में नए नाम की कोई चीज ही नहीं है, सर्वत्र प्रमाण की ही चर्चा है। ये बात एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है। क्या? कि अन्य मतियों ने नयों को स्वीकार नहीं किया है। नए ऐसा कंसेप्ट, नए कहिए या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप स्वाध्याय कह रहा हूं, स्याद्वाद अनेकांत कहिए, सप्तभंगी कहिए, ये प्रकरण सिर्फ जैनियों ने ही माने हैं, अन्य किसी मत ने नहीं माने। उन्होंने प्रमाण की जरूर चर्चा की है, परंतु प्रमाण ये तो पूर्ण वस्तु को जानता है, हमारे अंश को जानना होगा, तो उसके लिए क्या साधन है? बराबर। जैन दर्शन में तत्वार्थों के अधिगम के उपायों की चर्चा में प्रमाण और नय दोनों का समान रूप से उल्लेख है, समान रूप से। हाँ, अतः यह प्रश्न भी उठाया जाता है कि नय प्रमाण है या अप्रमाण। यदि अप्रमाण है तो उनके प्रयोग से क्या लाभ? बराबर। और यदि प्रमाण है तो प्रमाण से भिन्न है या अभिन्न? बराबर, वही बातें आ रही है। यदि अभिन्न है तो फिर उनके अलग उल्लेख की आवश्यकता नहीं,
और भिन्न है तो फिर नए प्रमाण कैसे हो सकते हैं? अप्रमाण ही रहे। दोनों तरफ से बात कह रहे हैं कि दोनों एक है या अलग अलग है। अगर दोनों को अलग कहते हैं तो नए प्रमाण कैसे हो सकता है? ठीक है, अप्रमाण ही बना रहना चाहिए था। और अगर दोनों को एक कहते हैं तो फिर अलग अलग बताया क्यों? देखो, अब हो सकता है कि आचार्यों को लगे अरे यार यहाँ पर तो कुआं और एक तरफ खाई, ऐसी अवस्था में पड़ गए। तो ना कोई खाई है ना कोई कुआं है, दो एकदम सेफली आंसर दिया जा सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आचार्य विद्यानंदी इस प्रकार देते हैं, ना प्रमाणम प्रमाणम वा नयो ज्ञानात्मको मत स्यात् प्रमाणेक देशस्तु सर्वथाप्य विरोधत। क्या कह रहे हैं? न तो अप्रमाण है और न प्रमाण है किंतु ज्ञानात्मक है, अतः प्रमाण का एक देश है, इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं है। किंतु ज्ञानात्मक है और अतः प्रमाण का एक देश है। प्रमाण का एक देश है मतलब इसको अन्य शब्दों में क्या कहेंगे अपन? प्रमाण का एक देश है मतलब क्या? अंश अंश एग्जैक्टली, अंश है। आप ये कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? ये एग्जैक्टली उसका नाम क्या है? नयों की प्रामाणिकता, पेज नंबर 29। हमारे में पेज नंबर 12 है, मेरे में। नयों की प्रामाणिकता, वो अलग। हाँ, नयों की प्रामाणिकता, पेज नंबर 12। हाँ, करेक्ट। लगता हम लोगों की किताब एक है। अच्छा, मेरे पास हार्ड कॉपी, तो हार्ड कॉपी में तो ये है। ठीक है, नयों की प्रामाणिकता का टॉपिक है। हमारे पास भी हार्ड कॉपी है, लेकिन वो पहले की है, इसके लिए शायद ऐसा है। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रकरण मिल गया ना सभी को? हाँ जी, मिल गया। यस यस, ओके। अब थोड़ा सा आगे भी पढ़ते हैं। इसी बात को स्पष्ट करते हुए सिद्धांताचार्य पंडित कैलाश चंद्र जी लिखते हैं, शंकाकार कहता है कि यदि नए प्रमाण से भिन्न है तो वह अप्रमाण ही हुआ। मैं अब ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, आप थोड़ा शब्दों की तरफ गौर करेंगे, आपको सब समझते आएगा। बस मैं एक रीड भी करवा के दिखाना चाहता हूं ताकि अफिक्स हो जाए, फिक्स हो जाए आपके दिमाग में अभी। क्योंकि प्रमाण से भिन्न अप्रमाण ही होता है। एक ज्ञान प्रमाण भी न हो और अप्रमाण भी न हो, ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि किसी को प्रमाण न मानने पर अप्रमाणता अनिवार्य है और अप्रमाण न मानने पर प्रमाणता अनिवार्य है। देखिए, बहुत जबरदस्त तर्क दिया है इन्होंने। वे कह रहे हैं तुमने नए के माध्यम से जाना, ठीक है, अब नए के माध्यम से जाना तो जरूरी है जानना, यह तो प्रमाण होना चाहिए, अप्रमाण क्यों? क्योंकि सम्यक ज्ञानम प्रमाणम ऐसा कहते आ रहे हैं, ठीक है। तो जब सम्यक ज्ञानम प्रमाणम कहा तो और प्रमाण ये तो समग्र वस्तु को ग्रहण करता है। प्रश्न ये उपस्थित हुआ, जब हम उस किसी एक अंश को ग्रहण करेंगे तो हम उसको प्रमाण कहें या अप्रमाण? प्रश्न तो ऐसा उपस्थित हुआ है, बहुत जबरदस्त है। फिर से कह रहे हैं ज्ञान की कोई भी पर्याय हुई वो तो प्रमाण या अप्रमाण इसी में बाइफरकेट होनी चाहिए थी। मतलब ज्ञान प्रवृत्त हुआ, कहना चाहिए था कि यह प्रमाण हुआ, बराबर। तो कह रहे हैं सुनो, इसका उत्तर देते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि प्रमाणता और अप्रमाणता के सिवाय भी एक तीसरी गति है, वह है प्रमाणैक देशता, अर्थात प्रमाण का एक देशपना। प्रमाण का एक देश न तो पूर्णतः प्रमाण ही है, क्योंकि प्रमाण का एक देश प्रमाण से सर्वथा अभिन्न भी नहीं है, और न अप्रमाण ही है, क्योंकि प्रमाण का एक देश प्रमाण से सर्वथा भिन्न भी नहीं है। देश और देशी में कथनचित भेद माना गया है। हम किसी तरह से ये जरूर कह सकते हैं क्या कि महाराष्ट्र और भारत अलग अलग है या एक है? बोलिए, महाराष्ट्र और भारत अलग अलग है या एक है? कथनचित एक है, कथनचित अलग अलग। एग्जैक्टली। और थोड़ा और अच्छे से कहना हो, महाराष्ट्र यह तो भारत का एक अंश है। अच्छा, कथनचित अलग अलग कैसे कह सकते हैं? अरे देखो ना,
कितने ही प्रोजेक्ट्स आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से अलग से पैसा लगाती है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अपनी तरफ से अलग से पैसा लगाती है और एक प्रोजेक्ट चालू करती है। भले आदमी एक ही देश का पैसा है तो एक ही कहना चाहिए था ना, नहीं, सत्ता अलग अलग बनाई गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, द यूनियन गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड टू बी अ डिफरेंट एंटिटी। द स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी सेपरेट एंटिटीज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज। बराबर है, इसलिए भेद इस तरह कैसे हो गया ना, वो देश है, ये प्रदेश है। हाँ वैसा कहिए, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि कथनचित भिन्न भी कैसे है, पैसा लगाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अपना अपना कर्जा लेती है, उसको रीपे करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना अपना कर्जा लेती है, उसको रीपे करती है। ठीक है, ऐसा होते हुए भी वे सर्वथा भिन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ने लोन लिया है तो किसी न किसी प्रकार से दूसरे के ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ेगा। उदाहरण एक देश है, स्थूलतः है, परंतु मैंने समझने के लिए बताया। ठीक है, कितने जनों को यह प्रकरण समझ में आया? नए प्रमाण है या अप्रमाण? जी भैया जी, समझ में आया। ओके डन। अगर हो सकता है ये आपको एक, मतलब ये बात हुई ना, ना ना प्रमाण है ना अप्रमाण है, एक देश प्रमाण है, ऐसा कह रहे हैं ना। बराबर बराबर, करेक्ट। तो हो सकता है आपको ये 6 मार्क का एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो उसमें आप फटाफट बता सकते हैं कि आप तो चाहे तो उदाहरण से ही प्रारंभ कर सकते हैं। सागर का उदाहरण लीजिए, पेड़ का उदाहरण लीजिए और चालू कीजिए, तो उसमें आपका कवर हो जाएगा, उदाहरण भी देना हो जाएगा। फिर आपको सिद्धांत में घटित करके दिखाना है, प्रमाण और नए में कैसे घटित करेंगे। बस यहीं के जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स में आपको कुछ 2-3 पॉइंट्स हाईलाइट करा के देता हूं। मेन मतलब ये जो कैलाश चंद जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है ना, वो स्पष्टीकरण ही अपने आप में काफी है। वे क्या कहा है? ये सेकंड एक चीज और, न तो अप्रमाण है न प्रमाण है, किंतु ज्ञानात्मक है, अतः प्रमाण का एक देश है। बराबर, इसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं। बराबर, वो भी लेंगे, करेक्ट। मेन तो वो एक आ जाएगा। और नीचे क्या आ सकता है? ओ, एक ज्ञान प्रमाण भी न हो और अप्रमाण भी न हो, ये उतनी जो एक लाइन है उतना ले सकते हैं। और फिर फाइनली लिखेंगे न तो अप्रमाण है और न प्रमाण है किंतु ज्ञानात्मक है, अतः प्रमाण का एक देश है, इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं। मतलब कहा जाए तो 4 से 5 पॉइंट में आपका, मैक्स 6 पॉइंट में आपका यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने तो आपको बस एक पॉइंट्स दिए हैं, आपको अरेंज कैसे करना है अभी आप डिसाइड करें। चलिए अपन अभी आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा अपन ये भी देख लेते हैं कि नए हमने 2 प्रकार के देखे थे। एक होते हैं आगम के नए, एक होते हैं अध्यात्म के नए। आगम के नए 2 प्रकार से बताए जाते हैं, बोलिए, द्रव्यार्थिक नए और पर्यार्थिक नए। अध्यात्म के नए 2 प्रकार से बताए जाते हैं, निश्चय नए और व्यवहार नए। आगम के नए समस्त 6 द्रव्यों में नहीं लगते हैं, अध्यात्म के नए 6 द्रव्यों में लगते हैं। क्या बात है? हाँ, मैंने जानबूझ करके गलत बोला था, मैं रुका, इसलिए मैंने रुका रहा। हमारी माता जी, हमारी माता जी हाँ में हाँ मिलाती चली गई। हाँ बराबर है, बराबर है, बराबर। वो है, होता है ना, गुरुदेव के पास एक आदमी बैठा रहता था, गुरुदेव कुछ कहते थे, समझाणु कहाँ है, समझाव्यू, बराबर बराबर, ऐसे कहता था या नहीं कहता था? हमारी माता जी का भी वैसे हो गया, हाँ बराबर बराबर,
अरे सोचो भाई थोड़ा। अध्यात्म के नए मात्र जीव में लगते हैं, आगम के नए ये छहो द्रव्यों में लगते हैं। ठीक है, चलिए आध्यात्मिक न्यायों की हमारी चर्चा चल रही है। निश्चय और व्यवहार, जिसमें व्यवहार ने 4 प्रकार से बताए हैं और निश्चय ने 4 प्रकार से बताए हैं। व्यवहार ने मुख्य रूप से क्या कहे, 4 भेद सीधे ही गिना देते हैं। उपचरित असद्भूत व्यवहार ने, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार ने, उपचरित सद्भूत व्यवहार ने और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने। असद्भूत व्यवहार ने का विषय क्या है? 2 भिन्न वस्तुओं को अभेद करके कहना। और सद्भूत व्यवहार ने का विषय क्या है? अखंड वस्तु में भेद करके कहना। ठीक है, ये 2 विषय हुए। और फिर उपचरित और अनुपचरित कह करके कितना नजदीकी का और कितना दूरी का संबंध है इसको बताया गया था। ठीक है, एक दो प्रश्न थे हमारे, उन प्रश्नों को भी मैं कवर करता हूं। पहले नए का विषय क्या था, मतलब पहले 3 नयों का विषय जितना अपन पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहले नए का विषय क्या था? जीव को स्त्री पुत्र देश मकान आदि का कर्ता कहना, स्वामी कहना, मतलब एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व 4 बातें लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे भरत चक्रवर्ती 6 खंड के ऐश्वर्य को भोगता है। ठीक है, दूसरा नय क्या कहता है? नाना स्त्री पुत्र मकान आदि का कब से कर्ता हो गया? तो तद्दन जुदी वस्तुएं हैं और उनके पीछे स्वयं को भूल जाओगे क्या? स्वयं मतलब अरे इस शरीर को भूल जाओगे क्या? अपने द्रव्य कर्मों को भूल जाओगे क्या? नहीं, ये तुम्हारे नजदीकी के हैं, इसलिए तुम्हें इनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब इनका अभाव कैसे हो? स्त्री पुत्र मकान आदि को छोड़ने के लिए अलग सा प्रयास नहीं करना पड़ता, वो तो छूट जाते हैं। इस शरीर से स्वयं को छुड़ाना मतलब शरीर से स्वयं को भिन्न जानने के लिए बहुत मेहनत लगती है। उसको देखिए, जीव को घर परिवार वालों की पराधीनता लगती है, इस शरीर की पराधीनता कभी लगती ही नहीं है। इसलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हुए शरीर और द्रव्य कर्म से एक ऐसे उस जीव की चर्चा की। द्रव्य कर्म में कैसे, उदाहरण क्या लेंगे? भरत चक्रवर्ती के 6 खंड के ऐश्वर्य को नहीं भोगते हैं, वे तो 6 खंड जिस पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ है उस पुण्य के उदय को भोगते हैं। ये उस पुण्य उदय या पुण्य कर्म के कर्ता है, या पुण्य कर्म के स्वामी है, जो कुछ भी कहना हो वैसा कहेंगे। तीसरे नए में आते आते उसने तीसरा नए ये कहने लग गया, अरे तुम कहां कर्मों में लग गए? ये कर्म भी जिस प्रकार शरीर अपने से तद्दन जुदी भिन्न है, अपन से भिन्न है, कर्म भी अपने से भिन्न है। ये कार्मण शरीर है, शरीर मतलब एक पौद्गलिक वस्तु ही है। ठीक है, तो तीसरे ने वास्तव में जीव कर्ता भोक्ता होता किसका है? तो कह रहे हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, जीव की पहुंच अपने भावों तक, अपने परिणाम तक होती है। तो वो कहता है कि जितनी भी अशुद्ध पर्याय हैं और अर्धशुद्ध पर्याय हैं, शांत पर्याय हैं, वे सब तीसरे नय के विषय में आ जाएंगे। औपशमिक भाव हो, क्षायपशमिक भाव हो, औदयिक भाव हो, ये तीनों भाव तीसरे नय में आ जाएंगे। ठीक है, यहां पर उदाहरण क्या लेंगे? भरत चक्रवर्ती 6 खंड के ऐश्वर्य को नहीं भोगते हैं, ना ही उसके पुण्य कर्म को भोगते हैं। मैं इस 6 खंड के ऐश्वर्य को भोगता हूं, ऐसे जो उनके परिणाम है तो उस परिणाम का वेदन करते हैं। बराबर, इसके ऊपर अपन काफी चर्चा कर चुके हैं, अब पुनः उतनी गहराई में नहीं जाना चाहूंगा। ओके, पहले 3 विषयों का सामान्य स्वरूप अपन जान चुके हैं। 2 प्रश्न अपने पेंडिंग थे। एक तो ये था कि क्या पहले नय से केवल ज्ञानी के ज्ञेय ज्ञायक संबंध बताया जा सकता है? आपको याद है अपन ने एक पॉइंट लिखाया था, दूसरे नय के विषय में एक पॉइंट लिखाया था, क्या शरीर से अभिन्नता, द्रव्य कर्म से अभिन्नता और केवल ज्ञानी के ज्ञान में
जो लोकालोक झलकने में आता है, जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध बताया है, वो दूसरे नय का विषय बताया था। ओके, प्रश्न ये था क्या ये पहले नय से नहीं बताया जा सकता? क्यों? क्योंकि ज्ञेय ये वस्तु है, ये तो तद्दन भिन्न है, ये आत्मा में घुसी थोड़ी ना है, बराबर, आत्मा से अभिन्न थोड़ी ना है, आत्मा से तो तद्दन जुदी भिन्न वस्तु है ये ज्ञेय सभी, मतलब बाहर की ज्ञेय। तो कहते हैं बात बिल्कुल सही है, पहले नय का भी विषय बनेगा, दूसरे नय का भी विषय बनेगा। पहले नय का विषय कैसे बनेगा? अरे जिन विषयों को, जिन ज्ञेयों को जान रहा है उससे अभिन्न थोड़ी ना है, वो तो अलग अलग है। अब मैं ये मोबाइल को जान रहा हूं, ये मोबाइल मेरा हो गया या मोबाइल मेरे से भिन्न है? बोलिए, स्थूल उदाहरण एकदम। भिन्न है। भिन्न है, बराबर। उसी प्रकार अब ज्ञान तो ज्ञान है, वो केवल ज्ञान हो, मतिश्रुत ज्ञान हो, जिस भी ज्ञेय पर ज्ञेय को जानेगा वो ज्ञेय तो उसमें घुसा थोड़ी ना होगा, वो ज्ञेय तो अपने स्थान पर बना होगा, बराबर। मतलब भिन्न वस्तुओं की बात हुई, इसलिए पहले नय का संबंध लगा सकते हैं, ज्ञेय ज्ञायक संबंध में पहला नय लगा सकते हैं। दूसरा नय कैसे लगेगा? मैं शायद उस समय ज्यादा ठीक तर्क नहीं दे पाया था, परंतु बात ऐसी है कि दूसरे नय का भी विषय बन सकता है। कैसे? क्योंकि कर्ता भोक्ता की अपेक्षा ज्ञानपना या ज्ञायकपना या ज्ञातृपना ये ज्यादा नजदीकी का रिश्ता माना गया है। मैं पर द्रव्यों का करता हूं और मैं पर द्रव्यों को जानता हूं, कौन सी बात ज्यादा नजदीक की है? ये जानता हूं या फिर जानने में आती है, ये ज्यादा नजदीक की बात है, ठीक है। इसीलिए दूसरे नय से भी बात लागू हो जाएगी। और एक जो प्रश्न था अपना कि क्या तेजस शरीर भी दूसरे नय का विषय बनेगा? तेजस शरीर ही क्या, पांचों शरीर दूसरे नय के विषय बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मैंने एक बात और कही थी शायद इसी कक्षा में कही थी। इसी कक्षा में मतलब अपने क्या कहना, नए चक्र की कक्षाओं में मैंने एक दिन कहा था, किसी अपेक्षा से सिद्धों को मूर्तिक कहा जाता है, कहा जा सकता है। और मैंने ये भी कहा था कि ये ग्रंथ आधार मिलता है। हालांकि मुझे थोड़ा अपने स्टेटमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। बात ऐसी है, सिद्धों को अचेतन जरूर कहा जा सकता है, सिद्ध कहिए या कोई भी जीव कहिए, प्रत्येक जीव मात्र को अचेतन जरूर कहा जा सकता है। अजीव, हाँ ठीक है, कह सकते, कोई बात नहीं, अजीव जरूर कहा जा सकता है, मूर्तिक नहीं कहा जा सकता। मूर्तिक क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि सीधे से ही मूर्तिक कहते ही उस स्पर्श रस गंध वर्ण का कहीं ना कहीं थोड़ा सा जुड़ान दिख जाता है, ठीक है। प्रश्न ये उपस्थित होता है, अचेतन कैसे कहे, किसी जीव को अचेतन कैसे कहे? बस तर्क फिर वही लगाना, चेतना गुण की अपेक्षा, चेतना गुण माने ज्ञान चेतना दर्शन चेतना, ठीक है। तो ज्ञान दर्शन को छोड़कर अन्य गुणों की अपेक्षा वस्तु अचेतन, सिंपल है। ज्ञान दर्शन को नए के विषय में ना आपने बताया था, हाँ बराबर, नए के विषय में है। बराबर। मैं तो आपको नए लगाने की बात बता रहा हूं कि ज्ञान दर्शन को मुख्य कीजिए, आपको वो सुचेतन, आपको वो जीव द्रव्य चेतन दिखाई देगा। और ज्ञान दर्शन के अलावा चारित्र सुख वीर्य आदि गुणों को मुख्य कीजिए, वस्तु अचेतन दिखाई देगी। और वस्तु मतलब जीव द्रव्य अचेतन दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि चेतना गुण मतलब ज्ञान दर्शन, ठीक है। चेतना गुण की अपेक्षा देखेंगे या चेतना की तरफ से देखेंगे तो वस्तु चेतन, उसको छोड़ करके अन्य वस्तु की तरफ से अन्य गुणों की तरफ से देखेंगे, वही वस्तु कहेंगे हो नहीं जाएगी, कहेंगे अचेतन, ठीक है। उसी प्रकार अजीव ऐसा भी कह सकते हैं। अजीव कैसे कह सकते हैं? अरे पढ़ना चाहिए हमें। चलिए आपको अभी तुरंत बता देता हूं मैं, समय सार
कलश नंबर 78, 78 नहीं, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। जीवो 76, एक्सट्रीमली सॉरी, 76 नंबर का कलश है समय सार का। एक से जीवो न तथा परस्य चिति द्वयोर्द्वाविति पक्षपातौ यस्तत्त्ववेदी च्युतपक्षपातस्तस्यास्ति नित्यं खलु चेच्चिदेव। अगर किसी पास समय सार होगा तो पेज नंबर 216 या जहाँ कहाँ पर भी 76 नंबर का कलश होगा तो वो ले लेंगे। मैं आपको तुरंत अर्थ भी पढ़ के दिखाता हूँ। जीव कार्य है ऐसा नहीं, कार्य नहीं, कहाँ गया, सॉरी, जीव है ऐसा एक नय का पक्ष है और जीव नहीं है ऐसा दूसरे नय का पक्ष है। कितने जन बात समझ रहे हैं? मैं क्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर? मैं कोई यहां समयसर पढ़ा रहा हूं? नहीं, मैं आपको नयों के प्रयोग दिखा रहा हूं कि जीव को मैं किसी अपेक्षा जीव कह सकता हूं और उसी वस्तु को मैं किसी अपेक्षा अजीव भी कह सकता हूं। ठीक है, अब आप कहेंगे जीव नहीं है, जीव नहीं है, इसका अर्थ ये थोड़ी ना हुआ कि अजीव है। पढ़िए आप आगे आकर के, टीका में या भावार्थ में है? भावार्थ में तो उन्होंने जोड़ा ही बना दिया, जीव अजीव। कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर का जोड़ा देखेंगे, जीव अजीव। कहने की बात मेरी इतनी है, मैं तो बस अपना जो स्टेटमेंट मैंने किया था कि सिद्धों को किसी अपेक्षा मूर्तिक कहा जा सकता है, मैं उस स्टेटमेंट को थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूं, थोड़ा सा रेक्टिफाई कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सिद्ध ही नहीं, प्रत्येक जीव मात्र को हम अचेतन कह सकते हैं। कैसे? चेतना गुण को छोड़ करके अन्य गुणों की अपेक्षा हम कह सकते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखना, मूर्तिक अगर आप कहना चाहते हैं, किसी जीव को मूर्तिक अगर कहना चाहते हैं तो सिर्फ वो संसारी जीवों में लागू होगा, वो सिर्फ संसारी जीवों में लागू होगा। ये दूसरे नए के कथन से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर से युक्त होता है ये संसारी जीव, इसलिए संसारी जीव, हाँ, तो मतलब 14वें गुणस्थानवर्ती जीव को भी ले लेना। तो संसारी जीव को मूर्तिक कहा जा सकता है। क्यों? शरीर का संयोग है। ठीक है, बस वो एक विशिष्ट अपेक्षा है, बाकी कुछ नहीं। इसका अर्थ ये मूर्तिक कहा, संसारी जीव को मूर्तिक कहा, इसका मतलब ये नहीं ले लेना कि वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला हो गया, वो अपने गुण पर्यायों को बदल चुका है, दल बदलू हो गया है ना। वो तो एक विशिष्ट एक क्षेत्रावगाह संबंध को ध्यान में रखते हुए हमने वैसा संबंध स्थापित किया था मूर्तिकपने का। ये भी तो समय सार में आया है ना? कहाँ? व्यवहार से मूर्तिक है, कहीं तो भी गाथा में है, ये व्यवहार से मूर्तिक का है। अब मेरे ध्यान में नहीं है। ऐसा मुझे याद आता है। आपके पास पक्का रेफरेंस हो तो मुझे जरूर बताइएगा। ये कहीं मैंने समय सार या प्रवचन सार में ये कहीं आया है गाथा में, व्यवहार से संसारी मतलब मूर्तिक है। ठीक है ना, याद नहीं आ रहा है, होगा तो आप जरूर बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। एकस्य मूर्ति यहीं पे होना चाहिए, फिर आ गया पेज नंबर 220 ना। एक मिनट, हाँ, कार्य भाव आवेग वचन चेत्य अचेत्य दृश्य दिशा पक्षपात है नहीं। ठीक है, आपको मिल जाए तो मुझे जरूर बता दीजिएगा, मेरे तो ज्ञान में फिलहाल नहीं आ रहा है। ठीक है, आज तो वैसे मुझे चौथा नय चालू करना था, बट थोड़ा रिवीजन में टाइम गया। सही है वो, उसको थोड़ा सा गैप होने से डिसकंटिन्यू। हाँ, बराबर है, बराबर है।
कंटिन्यूटी मेंटेन हो। राइट राइट। तो तीसरे नए के बारे में ही ना, चलिए मैं आपको कुछ और विशेष पॉइंट्स बताता हूँ। तो अपन थोड़ा मतलब चौथा ना फिर अपन कल ही से चालू कर लेंगे। देखिए, अपन ने कर्ता भोक्ता संबंध लागू किया था। जीव का अपनी पर्याय के साथ या अपने परिणामों के साथ कर्ता भोक्ता संबंध लागू किया था। अब इसके और क्या क्या उदाहरण हमें मिल सकते हैं? देखिए, भोगो न भुक्त वयमेव भुक्त। क्या कहा? भोगो न भुक्त वयमेव भुक्त। भोगों ने हमने भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने ही हमको भोग लिया। इसको तीसरा ने और अच्छे से क्या कहेगा? ना तुमने भोगों को भोगा, ना भोगों ने तुमको भोगा, तो तुमने तो मैं किन्हीं विषयों को भोग सकता हूं ऐसे परिणाम का ही बस वेदन किया है, उस परिणाम मात्र का ही आस्वाद लिया है। आस्वाद कहिए या उस परिणाम को ही भोगा है। ठीक है, ये भोगना मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब मैं अपने परिणामों को भोगता हूं। तो यहां पर भोगना मतलब समझ रहे हैं ना सभी जन? समझ रहे हैं सभी जन? भोगना मतलब क्या? हाँ जी। वेदन करना, वेदन। जी भैया। हाँ, तो मैं अपने परिणामों को भोगता हूं मतलब परिणामों का ही वेदन करता हूं। ठीक है, और देखिए, जो सुख दुख का आपको याद है, जीव अजीव पाठ में एक परिभाषा दी है जीव की, जो सुख दुख का वेदन करे सो जीव। अब बताइए ये तीसरे नए से कैसे घटित होगा? मैंने तो बता दिया कि ये तीसरे नए में ही लगेगा, कैसे लगा ये आप बताइए, और पहले दो नए क्यों नहीं लगेंगे ये भी बताइए। सुख दुख के परिणाम जो जीव के अपने परिणाम है ना, तो उस अपेक्षा तीसरे नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया। और पहला दूसरा नहीं क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि पहले नए के अंदर तो जो है वो स्त्री पुत्र आदि मतलब में बहुत दूर की चीज है, उसके साथ में संबंध बताएंगे अपना, और दूसरे के अंदर द्रव्य कर्म के साथ में बताएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सरस। क्या है, शिविर में लगभग मेरा गुजराती में प्रवचन सुनना हुआ। वहाँ जो आए थे शैलेश जी और नीलेश जी आए थे, उन्होंने तो गुजराती में ही प्रवचन चालू कर दिया। तो उस निमित्त से फिर मैं गुजराती में अभी एकदम फटाफट प्रोफिशिएंट हो गया। कोई बात नहीं, बस मजाक की बात है। क्या कहा? तो हमने सुना था, ये सबसे वेद के सब प्रवचन सुने थे। अच्छा, इसमें एक चीज और हो रही है। हाँ, 1 2 3 में दूरी कम होती जा रही है। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। स्त्री पुरुष मोबाइल ये सब तो अलग ही एकदम इंडिपेंडेंट यूनिट हो गए। बराबर, शरीर थोड़ा सा और करीब हो गया, यू आर वेरी क्लोज टू द स्किन। राइट, और नौकर्म और द्रव्य कर्म। बराबर, और तीसरे में और भी अंदर आ गए, करेक्ट, अपने परिणाम को भोग रहे हैं। बराबर, बराबर, और उसको शुद्ध पर्याय को भोगेंगे चौथे वाले। बहुत बढ़िया, राइट। ये हो गया एनालिसिस। दूरी, भैया जी, हाँ, ये तीसरे नए में अब हमने ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व ये तीन लगाई बुद्धि। हाँ, तो एकत्व क्यों नहीं लगाई वहाँ पे? एकत्व अपने भाव में एकत्व नहीं कर सकते क्या? होल्ड कीजिए, क्योंकि चलिए अभी एक छोटी सी हिंट दे देता हूं, उसका प्रकरण निश्चय नय में आएगा। एकत्व बुद्धि निश्चय नय में बताई गई है, या फिर एकत्व के माध्यम से कथन ये निश्चय नय में किया गया है। ये भाव भी छूट जाते हैं इसके लिए क्या? ये जो औदयिक, ये जो सब भाव है, औदयिक, क्षमिक भाव, हाँ, उसमें एकत्व नहीं बताया, तो वो क्यों नहीं बताया कि वो छूट जाते? नहीं, वैसा नहीं। क्या है, देखो, भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, ये परिभाषा है। क्या कहा? ये लिख लीजिए, हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। तो जहां पर भी भेद रूप कथन आएगा वो समझना ही व्यवहार का कथन है।
और जहां अभेद का कथन आएगा, अभेद मतलब अपने ही अखंड वस्तु में अभेद पाने की बात है। हाँ, तो अभेद का कथन आया तो समझना कि ये निश्चय की बात है। और जब भी मैं एकत्व करके दिखाता हूं, एकत्व करके दिखाता हूं मतलब क्या, एकत्व, एकपना, अभेदपना, तो मैं अभेद करके दिखा रहा हूं। तो जब भी मैं अभेद करके कथन कर रहा हूं तो समझना है निश्चय का कथन है। अब ये नहीं कहना कि अभेद का कथन तो पहले दूसरे नय में भी आया था। अरे वो तो दो भिन्न वस्तुओं को कहा था, ये तो अपने ही असंख्यात प्रदेशों में अपने ही पर्याय के साथ अभेद करके बताया जाएगा। ठीक है, ओके ओके। मैंने तीसरे वाले में अभेद वस्तु में भेद कर रहे हैं, हाँ व्यवहार की बात है ना। लेकिन हाँ बराबर बराबर निश्चय ना, में आप बोल रहे हैं ना। मैंने पहला दूसरा नहीं कहा। अच्छा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं हुई है थोड़ा निश्चय नहीं, निश्चय नय में आपने अभी कुछ बोला ना, निश्चय नय में अपनी पर्याय के साथ अभेद कर। अभेद तो सुनिए नहीं एक है। मिनट, सुनिए, लेट आई कंप्लीट। निश्चय नय में अपनी ही पर्याय के साथ अभेद करके कथन किया जाएगा। ठीक है, बस इतनी बात है। चलिए, ठीक है, मुझे यही एक दो बातें कहनी थी, इसलिए ये पॉइंट लिख के लेना जो अभी जिसकी अभी हमने चर्चा की कि जीव सुख दुख का वेदन करता है। ये आपके तीसरे नय के उदाहरण में एक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये प्रबल तर्क है, मतलब जीव की पहचान करनी होगी तो कहां करेंगे, जहां पर भी तुम्हें दिखेगा कि सुख दुख का वेदन होता है, समझ लेना चाहिए कि वहां पर जीव पाया जाएगा। अब देखिए, मैं इस लैपटॉप को मारूं, कुछ होगा इसको, कुछ नहीं होगा। मैं स्वयं को एक झापड़ मारूं, मुझे कुछ होगा, मुझे दुख का या फिर दर्द महसूस होगा मुझे। ठीक है, इसलिए सुख दुख का वेदन ये तीसरे नय के विषय में जाएगा और उसके माध्यम से हम जीव की पहचान कर सकते हैं। और कैसे ले सकते हैं? अच्छा, चींटी में हम कैसे सुख दुख का वेदन लगा सकते हैं? अरे तुम मानो उसके साथ छेड़खानी करने लग गए तो उसको तकलीफ होगी या नहीं होगी? मतलब वो सुख दुख का वेदन कर रहा है या नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, मतलब उसमें भी जीव है, ये मानना चाहिए। ठीक है, तो जीव की पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रुकते हैं अभी। कोई प्रश्न विशेष हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं। रुकते हैं। जिनवाणी स्तुति।